अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम बात कर रहे हैं इस सेशन में मिस्टर एंड मिसेस परफेक्ट, यानी जब हम अपने स्पाउसल सिलेक्शन की तरफ जाते हैं तो जो हमारी परफेक्ट थॉट्स होती हैं, वो जो ग्राउंड रियलिटी होती है, उसके दरमियान जो फ़र्क होता है और उसकी वजह से जो हमें चैलेंजेस आते हैं, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह कि कुछ चीज़ों के बारे में हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, वो परफेक्ट बीइंग कैसा होगा। इसमें फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। फैमिली के रोल के ऊपर आज हम ख़ास तौर पे ज़रा फोकस करेंगे। यानी एक तो होता है ना कि मेरी फैमिली कैसी है, मेरी फैमिली के मुझ पर असरात कैसे हैं, शादी के मामलात में मेरी फैमिली की इंगेजमेंट मेरे साथ कितनी होनी चाहिए। लेकिन पहले हम बात ये कर रहे हैं कि जिस ख़ानदान में हमने जाना है, जिस शख्स की हमने सिलेक्शन करनी है, उसके भी फैमिली के बारे में, ख़ानदान के बारे में पैरामीटर्स कैसे हैं, क्योंकि ये सारी बातें हैं जो हमें बाद में बहुत ज़्यादा बॉदर करना शुरू कर देती हैं, हमसे मैनेज नहीं होती, हम उनके बारे में परेशान होते हैं। तो फैमिली फ्यूचर आपको क्लैरिटी से अपने लिए पता होना चाहिए। आर यू ऑन द सेम पेज, यानी जो कुछ बातें आप सोच रहे हैं, आपको लगता है कि जिस फ़र्ज से आपकी शादी होने लगी है वो भी वही सोच रहा है, और उससे बढ़कर क्या आपको लगता है कि आपके ख़ानदान वालों को, आपके घर वालों को उसके बारे में क्लैरिटी से पता है कि आप क्या चाहते हैं फॉर योर फ्यूचर, किन चीज़ों को आप इम्पोर्टेंस देते हैं कि जब मेरी अपनी फैमिली स्टार्ट होगी तो क्या मेरे लिए अहम है। जैसे बच्चों के मामलात आते हैं, अब कुछ लोग चाहते हैं कि जी हम फ़ौरन बच्चा पैदा करें, कुछ लोग नहीं चाहते, कुछ कहते हैं कि जी बड़ी फैमिली होनी चाहिए, कुछ नहीं चाहते। कब होने चाहिए बच्चे, कितने होने चाहिए, पेरेंटिंग स्टाइल क्या होगा, डिसिप्लिन टेक्निक्स क्या होंगी, क्योंकि हम देखते हैं कि 8-10 साल जब शादी के गुजर जाते हैं तो उस कपल की जो रिग्रेट्स होते हैं शादीशुदा ज़िंदगी के, या जिसकी वजह से हमारे सामने रॉन्ग रोल मॉडल्स आ रहे होते हैं शादीशुदा ज़िंदगी के, वो यही हैं कि जी ये बच्चों को, या तो वही बात है ये गलत इजाज़त दे देते हैं, या कई ख़वातीन कहती हैं कि जी आई वांट टू हैव मोर किड्स, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये बात पसंद नहीं है। अब इसमें हर तरह का बैकग्राउंड आता है, यानी कुछ लोग बड़ी लार्जर फैमिली से आते हैं और वो कहते हैं कि आई डोंट वांट अ लार्जर फैमिली। कुछ लोग सिंगल जैसे होते हैं चाइल्ड, और वो कहते हैं कि मुझे तो बस मैं भी एक ही हूँ तो मुझे एक ही रहना है। या कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, मेरा कोई बहन भाई नहीं था तो मुझे ज़्यादा बहन भाई चाहिए हैं, मुझे ज़्यादा बड़ी फैमिली जो है उसकी ज़रूरत है, मुझे उसकी नीड फील होती है। तो इससे बात जो मेन पता चलती है वो ये है कि क्लैरिटी कुछ होनी चाहिए। और ये काम हमारे कल्चर्स में, जैसे बाहर तो लोग खुद से वो चेक लिस्ट लेकर बैठ जाते हैं और उसके ऊपर कोई गुफ्तगू करना शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारे कल्चर्स में माँ बाप की ये विज़न होनी चाहिए। माँ बाप जैसे बहुत जल्दी बस परेशान होते हैं और चाहते हैं कि जी बस शादी हो जाए, और बाद में लड़के लड़की को समझाते ही रह जाते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी विज़न रखें कि उनको ये पता चले। फिर कि होम एनवायरनमेंट कैसी पसंद है। जैसे कुछ लोग जो पसंद करते हैं होम एनवायरनमेंट, वो मसलन बहुत टाइडी रखना पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इंगेज होकर रहना चाहते हैं। कुछ लोग जो हैं वो चाहते हैं कि जी बस हम हर एक से दूर रहें, अलग रहें, बहुत ज़्यादा मुलाकातें ना हों। फिर करियर चॉइस को देखने की ज़रूरत है। अगर दोनों मर्द और औरत जो हैं बहुत करियर ओरिएंटेड हैं तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस तरह देखी जाएंगी, प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, वेकेशंस कैसे ली जाएंगी। और आजकल आप देखें वक्त गुजरने के साथ साथ लड़के भी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं और लड़कियां भी इंडिपेंडेंट हो रही हैं। लेकिन हम वही बात है कि फिर कि ब्लाइंडली किसी रिलेशनशिप में जाते हैं और बाद में हमें फिर इन बातों पे घबराहट शुरू हो जाती है। सो माई मैसेज टू यू इज़ डोंट बी नाइव। इतने भोले भाले ना बने। आप मास्टर्स की डिग्री ले रहे हैं और आप थीसिस लिख रहे हैं और आप दुनिया में बहुत फन्ने खानी कर रहे हैं, लेकिन जहाँ शादी का मामला आता है आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड ऑफ्स क्या हैं। अगर मैं एक फ़ैसला करती हूँ तो मेरे साथ क्या होगा इस फैसले के नतीजे में। अगर मैं उससे अपने आप को बचाती हूँ तो वही बात है कि फिर आगे उसमें क्या क्या मेरे लिए ऑप्शंस हैं, हेल्दी ऑप्शंस क्या हैं, अनहेल्दी ऑप्शंस जो हैं वो क्या हैं। अच्छा, एक तो ये ना कि आपका कॉन्सेप्ट क्या है फैमिली के बारे में,
दूसरा ये कि फैमिली के बैकग्राउंड को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फैमिली के बैकग्राउंड में क्या है कि ये याद रखिएगा कि सिर्फ आप एक शख्स से शादी नहीं कर रहे होते, बल्कि पूरी फैमिली के साथ आपकी इंगेजमेंट होगी। और ये इस बात का एहसास हमें शादी से पहले नहीं हो रहा होता, शादी के बाद आपको एहसास होता है। जैसे शादी से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां सोचती हैं कि मैं सेपरेट रह लूँगी, मैं बस बॉदर ही नहीं करूँगी। आप अगर सेपरेट भी रहते हैं तो आजकल ये जो सोशल कनेक्टिविटी है ये हमें इकट्ठा रखती है। दूसरा ये बात है कि फैमिली का आना जाना भी लगा रहता है। तीसरा ये कि वो जो आपका स्पाउस होता है ना, वो उन्हीं फैमिली वैल्यूज़ में से निकल कर आया, तो उसी बैकग्राउंड में से आया होता है। उसको समझने के लिए भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि भी क्या फैमिली कर रही है। तो फैमिली हमेशा इम्पॉर्टेंट होती है, अपनी ही नहीं दूसरे शख्स की भी, अपने स्पाउस की भी फैमिली इम्पॉर्टेंट होती है। कई लड़कियां ख़ास तौर पे ये करती हैं कि जी जब रिश्ता आता है कोई तो बहुत मुंह बना के बैठ जाती हैं, मिलना नहीं चाहती। मुझे याद है कि जब मेरी खुद शादी होने वाली थी, आई वाज इन अ मैरिजेबल एज, जब रिश्ते आ रहे थे तो एक दफ़ा कोई मुझे उन्होंने बताया नहीं, लेकिन कोई फैमिली फ्रेंड्स थे तो वो मैच आया तो मेरा बहुत मूड ख़राब था, वैसे ही फॉर नो रीज़न एट ऑल, बस मैं मूड ख़राब करके बैठी हुई थी। तो बाद में मेरे वालिद साहब ने मुझसे ये बात की कि तुम क्यों ऐसा कर रही थी, तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी ज़बरदस्ती शादी करेंगे। मैं कहा नहीं, मुझे पता है कि आप बहुत लिबरल हैं और आप ऐसे नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा क्यों, बस मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता। और वो हम ना टिपिकल जुमले उस एज में बोलते हैं, मैं कोई शो पीस हूँ, मुझे कोई देखने आया। तो उन्होंने कहा तुमने नहीं देखना, यानी ठीक है वो तुम्हें देख रहे हैं तो तुम नहीं देखना चाहती, क्योंकि अगर मतलब उन्होंने तुम्हें सिर्फ देखना है तो तुम्हें वो कॉलेज में भी देख सकते हैं, तुम्हें किसी और जगह इनडायरेक्टली भी हम उनको कह सकते हैं जी वहाँ जाके हमारी बेटी को देख लें। घर बुलाने का मकसद ये होता है जब हम फैमिलीज़ को मिलते हैं, तुम मिलो, तुम भी इंडिकेटर्स देखो, हम भी देखें और हम पूरी फैमिली फील को अंडरस्टैंड करें कि क्या ये फैमिली इस काबिल है कि हम उसके साथ रह सकते हैं। तो बहुत सी जब यंग गर्ल्स मुझसे पूछती हैं और यही बात कहती हैं कि हमारा मूड ख़राब हो जाता है, हमें बुरा लगता है कोई हमें देखने आए, तो मैं कहती हूँ आप अपनी सिर्फ सोच बदल दें और आप अपने आप को बताएं कि सिर्फ वो ही नहीं मुझे देखने आ रहा, मैंने भी उसको देखना है। और मेरे लिए ज़्यादा रिस्पेक्टेबल तरीका है कि वो बजाय इसके कि मैं बाहर जाकर छुप कर या किसी और तरीके से उनको देखूँ, मैं अपने घर में बैठ के अपने वली के साथ, अपने गार्डियन के साथ आराम से जब वो लोग बातचीत कर रहे हैं तो मैं उनके सारे ख़ानदान वालों को थोड़ा सा अपने हिसाब से देख रही हूँ। ये नहीं कि मैं उनके अंदर नुक्स पिक करना शुरू कर दें कि चालाक कौन है और कौन मुझे शादी के बाद तंग करेगा, लेकिन जनरली मैं पिक करूँ कि अच्छा जिस तरह से लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इस किस्म की फैमिली के साथ एम आई कम्फर्टेबल, क्योंकि ज़ाहिर है फिर आपने इस्तिखारा भी करना है मुलाकात करने के बाद, तो आपको वो कैसी वाइब्स दे रहे हैं वो आपने चेकआउट करना होता है। अब इसमें क्या आप देखते हैं कि जैसे एक्सपर्ट्स तो ये कहते हैं कि अगर कोई डिसफंक्शनल फैमिली से है तो आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिसफंक्शनल एलिमेंट्स होंगे, मसलन बाप नशेई है या माँ बाप में डिवोर्स हुई है, तो फिर आपको उन सारे एलिमेंट्स को चेकआउट करना होगा कि जी वो अपने आप को ऐसा शख्स स्टेबलाइज कैसे रखता है, या ये कि बहुत मारपीट है फैमिली में, बहुत एब्यूसिव किस्म के रिलेशनशिप हैं। किसी किस्म की भी डिसफंक्शनैलिटी जो होती है उसको ज़रूर चेकआउट करना चाहिए कि क्योंकि वो असर अंदाज होती है। इसी तरह से पूरा ओवरऑल बैकग्राउंड फैमिली का, मसलन ये जी लड़की बहुत शहर की पढ़ी लिखी है और उनका बहुत ही गांव का माहौल है, या ये कि लड़की को आदत है एक छोटी फैमिली के साथ रहने की और उसको आपने एक बहुत बड़ी फैमिली में दे दिया है, तो अब उसके लिए और उसको वो स्किलफुल नहीं है तो आगे जाके वो कैसे रहेगी। फिर ये भी याद रखने की ज़रूरत होती है कि फैमिली लॉयल्टीज़ होती हैं, मतलब अपने आप को ये भी बताना है जैसे मेरी लॉयल्टी मेरी फैमिली के साथ है, इसी तरह मेरे हस्बैंड की या मेरे स्पाउस की लॉयल्टी उसकी फैमिली के साथ होगी। कुछ दिन पहले एक खातून का फ़ोन आया और उन्होंने मेरे से काउंसलिंग सेशन लिया, तो वो मुझसे ये बात कर रही थी कि उनके हस्बैंड के बहुत सारे चैलेंजेस हैं और काफ़ी सीरियस नेचर के चैलेंजेस हैं, और वो उनका मतलब दुख ये था कि मेरे सास ससुर, मैं उनको सारी बात बताती हूँ और वो मेरी साइड नहीं लेते, वो अपने बच्चे की साइड लेते हैं। तो मैंने उनको एक एग्जांपल दी कि फ़र्ज़ करें आप स्कूल में जाती हैं या आपका बच्चा फ़र्ज़ करें कि एक छोटा बच्चा, आप उसे पार्क लेके जाती हैं और जो झूला आपका बच्चा लेना चाह रहा है उस झूले पे कोई और आ जाता है, ठीक है, आप अपने बच्चे को बड़ा शेयरिंग का दर्स देती हैं और आप बड़ा उसको कहती हैं कि बेटा हमें इस तरह होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली आप क्या करती हैं, आपके अंदर से आवाज़ क्या आ रही होती है। तो उन खातून का ज़ाहिर है यही कि बस ये झूला मेरे बच्चे को मिलना चाहिए। तो मैंने कहा इसी तरह की बात है, हमारे यहाँ पे शेम होती है,
एक अफसोस का होता है कि भाई अच्छा मेरे बच्चे ने कोई गलत बिहेवियर दिया, तो हम अपने आप को यकीन दिलाना चाह रहे होते हैं कि मैंने तरबियत बहुत अच्छी की है और मेरे बच्चे का कोई मसला नहीं। और इस वजह से हमारी जो फैमिली लॉयल्टी होती है ना, वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ होती है। तो इस चीज़ को आपको मान जाना चाहिए और इस चीज़ पे नाराज़ या खफगी का इजहार नहीं करना चाहिए। इसी तरह से आप देखें कि एक बात होती है कि किसी की तरफ ऑफेंसिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। यानी जिस घर में फ़र्ज़ करें आप अपनी बेटी स्पेशली दे रहे हैं और पता चलता है कि जी वो कहती हैं हमारे इन लॉज बहुत ख़राब हैं और वो बिल्कुल मिलते मिलाते नहीं, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो आपके साथ भी कोई गड़बड़ कर सकते हैं। या ओवर क्रिटिकल किस्म के इन लॉज हैं, तो फिर आपको कैसे उनके साथ डील करना है, क्योंकि कुछ एरियाज़ में आपको पहले तो नहीं पता चलता ना, 2-4 दफ़ा आप मिले हैं, वो तो आपकी ड्राइंग रूम मीटिंग है, आपने अच्छी तरह मिल लिया। तो हमें अपने आप को थोड़ा सा इक्विप करना पड़ता है कि जी अगर कोई ऐसा शख्स है, लड़का जैसे बहुत अच्छा है या लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन वहाँ पे उनकी फैमिली में आपको एक कोई ऐसा फ़र्द नज़र आता है जो बहुत परफेक्शनिस्ट है और बहुत क्रिटिकल होकर बात करता है, तो फिर अब आप क्या करेंगे? आप वहाँ पे फिर मोहतात रहेंगे। जैसे हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था कि मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वैलिड विदाउट अ वली। वली के बगैर जो शादी का कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा नहीं होता, क्योंकि वली का क्या मतलब है? बाप है, भाई है। यानी एक वो जो लड़का और लड़की है ना, अगर वो खुद से सिलेक्शन कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वो तो हार्मोन ड्रिवन उनकी अभी इंगेजमेंट है ना, प्यार मोहब्बत की है, उनको बलून्स नज़र आ रहे हैं, रोजेज नज़र आ रहे हैं, कैंडल लाइट डिनर्स नज़र आ रहे हैं, चॉकलेट्स नज़र आ रही हैं, उनको तो इसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। लेकिन असल चीज़ जिससे घर बनना है और सब कुछ होना है, और ये जो फैमिली के पैरामीटर्स हैं और फैमिली वैल्यूज़ हैं, और हम जो पिछले सेशन में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ की बात करें, उनको एटलीस्ट अपने घर के बच्चे के तो बहुत सारी क्वालिटीज़ का पता है ना, तो उनको तो ये चीज़ें जो है क्रिटिकली देखनी है। मैं वैसे भी आपके इस कोर्स के ज़रिए चाहूँगी कि दोनों तरफ के वालिदैन को बताऊँ कि आप अपने बच्चे के लिए ना मुश्किलात ना पैदा करें। सिर्फ ये कि शादी हो जाए ठीक हो जाएगा, शादी हो जाए बस अभी हम पोज कर लें, अभी हम कर लें, शादी के बाद तो मसले ज़्यादा बनेंगे, बल्कि फिर वही बात है डिवोर्स और लड़ाई झगड़ा। बेहतर नहीं है कि शुरू से ही हम ऑनेस्ट हो जाएं, ताकि ये कि हम अपने बच्चों को इन मुश्किलात से बचा लें। तो क्लैरिटी ऑन फैमिली क्या होती है? हमें देखना है कि जो पोटेंशियल पार्टनर है उसकी फैमिली कैसी है। मसलन आप कैसे इस चीज़ को देख सकते हैं? आप कोई पुरानी पिक्चर्स देख लें, कोई इनका फैमिली ट्री बना हुआ है या बनाएंगे, अच्छा जी फैमिली ट्री आपका कैसा है, ज़रा हम वैसे देखना चाह रहे हैं। बातों बातों में अच्छा जी दादा क्या करते हैं, तो नाना क्या करते हैं, तो उनके पेरेंट्स कहाँ से थे। अक्सर लोग पूछते भी हैं कि आप माइग्रेट करके आए इंडिया से, अच्छा आप कहाँ पे रहते हैं, अच्छा आपका बैकग्राउंड क्या है। एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत मैटर करता है कि आपसे मैच करता है कि नहीं करता। फिर ये कि बहुत से आपको ऐसे मोटिव्स, ऐसी बातें, ऐसे रैशनल नज़र आते हैं जो आपको इंडिकेटर्स मिल रहे होते हैं, बस हम उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे होते। अच्छा, जो कुछ भी शेयर करना है उसको सच्चाई के साथ करना है, लेकिन थोड़े से सेंसिटिव होते हुए करना है। मसलन स्पेशली ये जब स्पाउसेस के दरमियान होता है कि किस वक्त कौन सी बात करनी है, अपने आप को बताना है कि हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ नहीं करना, थोड़ी सी हिकमत का मुजाहरा करना है, देखना है, क्योंकि कोई भी परफेक्ट मैच तो नहीं होगा ना। आपको ये देखना है कि किसी भी रिश्ते में जो आ रहा है उसमें स्ट्रेंथ कितनी है और वीकनेसेस कितनी हैं। फिर एक इंडिविजुअल में स्ट्रेंथ कितनी है, वीकनेसेस कितनी है, और क्या वो जो वीकनेसेस हैं वो ऐसी हैं कि उनके साथ रहा जा सकता है या नहीं, किसी नहीं, एब्सोल्यूट नहीं, हम नहीं इनके साथ रह सकते। और हर बात को थोड़ा सा प्राइवेट भी रखना होता है। फिर ये कि लड़का लड़की दोनों को ये सिखाने की ज़रूरत होती है कि आप लोगों ने एक दूसरे की फैमिलीज़ का भी बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। इसको हम एक जुमला इसके लिए बोलते हैं कि आइडेंटिकल तरीका नहीं किया जाता ख्याल रखने का, कि जी मैं अगर तुम्हारे घर वालों के लिए करूँ तो तुमने भी यही करना है, लेकिन फेयरनेस की, अदल की बुनियाद पे होता है। मतलब यानी बराबरी उस तरह नहीं होती कि बिल्कुल वही किया जाएगा, क्योंकि हो सकता है एक फैमिली की नीड कुछ और हो, एक फैमिली की नीड कुछ और हो, फिर प्रायोरिटीज़ चेंज भी हो जाती है ना। ये भी बहुत सा मसला आता है। मसलन जी एक कोई लड़की कहती है कि जी मुझे इन्होंने धोखा दिया। अच्छा, पूछा जाता है जी क्या धोखा दिया इन्होंने आपको? कि जी इन्होंने कहा था कि जी हम जब रिश्ता करेंगे तो हम तुम्हें जॉब करने देंगे, या हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें ये लेंगे। अब इन्होंने कुछ भी नहीं किया। और जब आप दूसरी पार्टी से, अगर आप बिल्कुल ही न्यूट्रल हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो आपको कहते हैं कि जी हमारा बिल्कुल प्लान था, हमने ये बात की हुई थी, लेकिन वो जी लड़का कह देता है कि जी मेरी अब मसलन मदर बीमार है और मैं समझता हूँ कि मेरी बीवी से ज़्यादा कौन है जो उनकी केयर कर सके, या ये कि जी शौहर ने यहाँ जॉब करनी थी लेकिन अब ये हालात हो गए इस वजह से वो ये नहीं कर पा रहा। तो चेंज हो जाती हैं चीज़ें। इसी तरह आपकी वो जो पार्टी बनी होती है वो भी कई दफ़ा चेंज हो जाती है। तो ये वो चीज़ें जिनको हमें इतना बड़ा मसला नहीं बनाना चाहिए कि जी धोखा हो गया और सारे मसले जो हैं वो ख़त्म हो गए और
बस पता नहीं अब क्या हमारी ज़िंदगी की मुश्किलात आ गई। अच्छा, सो व्हेन फैमिली डज नॉट अप्रूव, अगर फैमिली अप्रूवल नहीं देती तो फिर क्या करना चाहिए? ये याद रखिएगा, आप अपने आप से सवाल पूछें, आप फैमिली को बुरा ना समझें, वालिद को, भाई को, घर वालों को जालिम समाज ना बनाएं। आप अपने आप से ये पूछें कि हो सकता है, मतलब मेरे तो घर वाले चाहते हैं मेरी शादी हो जाए ना, मैरिजेबल एज में हूँ, और एक अच्छा रिश्ता होगा तो वो क्यों छोड़ेंगे, वो क्यों ऐसी बात करेंगे? मे बी आई एम नॉट डूइंग समथिंग विच इज़ राइट, जो मुझे करना चाहिए। पहले तो वही बात है, सबसे पहले तो हमें दीनी होने के हिसाब से, मुसलमान होने के हिसाब से, जो कुरान और हदीस में पता चलता है, अपने गुनाहों पे नज़र रखनी चाहिए। अगर मुझसे कोई गुनाह हो रहा है, कोई गलती हो रही है, तो मैं इसको ठीक करूँ। फिर इस्तिग़फ़ार की कसरत होनी चाहिए, और बहुत क्रिटिकली देखना चाहिए। मुझे जब भी कोई यंगस्टर पूछता है जी मेरे घर वाले नहीं मान रहे, तो मैं कहती हूँ कि क्यों नहीं मान रहे? आपने उनसे पूछा है? वैसे ही। मैं कहा नहीं, वैसे कोई नहीं होता, उनके पास पूरा सही रीजनेबल आंसर होता है, वो हम नहीं सुनना चाह रहे होते, हम उससे एग्री नहीं कर रहे होते, इस वजह से वो मसला हो रहा होता है। अच्छा, फिर ये कि एटीट्यूड होता है हमारा, ऑलरेडी फैमिली में एटीट्यूड होता है, हम इतने नखरे करते हैं, इतनी बदतमीजी करते हैं, तो वो हमारा वो जो प्यारा है वो कोई यही सोचता है कि ये यहाँ पे इतना तंग कर रहा है तो ये आगे जाके क्या करेगा, इस फलां फलां फैमिली में तो ये नहीं सेटल हो सकता। या ये कि हम ये बात भूल जाते हैं कि जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, फैमिली में लोग होते हैं, उन सबकी इम्पोर्टेंस होती है। हम किसी एक शख्स की फैसले पे नहीं करते। जैसे जब लोग कहते हैं इट्स अबाउट माई लाइफ, मेरी ज़िंदगी है। अच्छा, खुदा ना खाता कोई मसला हुआ, फिर आपकी ज़िंदगी रहेगी? या उसमें आप, उसकी लिपट में आप अपने माँ बाप, बहन भाई, सारे रिश्तेदारों को ले लेंगे? रोते धोते आपने किसके पास वापस आना है? किसको आपने बातें सुनानी, किसको आपने तंग करना है? तो फिर तब तो आपको सारा खानदान याद आ जाता है। आप कोई वो देख लें, टीवी ड्रामा देख लें, कोई इस तरह की फिल्म देख लें, उसमें ये होता है कि लड़का लड़की ने अपनी मर्जी से फैसला कर लिया, अब बाद में क्या हो रहा है, कौन परेशान फिर रहा है? घर वाले सारे परेशान, फैसला भी हमने किया, सब कुछ किया, और हम भी कई दफ़ा वो परेशानियां बार बार ले लेके आते हैं उनके पास। और वही बात है कि वो बेचारे हमें, मतलब अब फिर कुछ कहते भी उस तरह से नहीं है, तो वो कहते हैं अच्छा भी अब इसकी हेल्प कर दो, ठीक है। अब हम क्या, हम बड़े आराम से ये बात कह देते हैं, हो गई मुझसे गलती। तो स्टेक होल्डर्स, अल्लाह ताला ने ये कॉन्सेप्ट रखा हुआ है, और आपको पता है ये इस वक्त सब साइकोलॉजिस्ट ये कॉन्सेप्ट मानते हैं। वो कहते हैं कि स्टेक होल्डर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जब मैं कोई फैसला करती हूँ, जितने अफराद उससे मुतासिर हो सकते हैं वो सब इम्पॉर्टेंट हैं। यानी एक वली को या ख़ानदान को याद रखना चाहिए कि हाँ, अगर हम यहाँ ना कहते हैं तो हमारे बेटे पे या बेटी पे क्या असरात आ सकते हैं। तो हाँ कहने में फ़ायदा है या ना कहने में फ़ायदा है। इसी तरह एक लड़की भी या लड़का भी सोचे कि अगर मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ शादी, तो बाद में क्या होगा। जैसे एक लड़का ज़बरदस्ती शादी करके उस लड़की को ले आता है, बहुत अच्छी लड़की है, आप मुझे बताएं जब उसकी मदर उस लड़के की एग्रीड नहीं है उस रिश्ते के लिए, तो वो क्या करेगी? मुझे ज़रा ऑनेस्टली बता दूं। तो लड़का अपनी मर्जी से शादी कर लेता है ज़बरदस्ती, और लड़की भी आ जाती है, तो बाद में आप मुझे बताएं कि उसके अपने सास के साथ कैसे ताल्लुकात होंगे। फिर वो पछताएगी, और वो लड़का भी पछताएगा कि मैंने क्यों जो है अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। इसी तरह से लड़की को देख लें कि वो जब ज़बरदस्ती शादी करेगी तो फिर क्या होगा। मतलब दोनों तरफ से सिनेरियो को जब हम अंडरस्टैंड करें तो ये मसाइल फिर बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें साइकोलॉजिस्ट भी और दीन के एक्सपर्ट्स भी ये जो ब्लाइंड स्पॉट्स हमारे होते हैं उन पर बहुत स्ट्रॉन्ग वार्निंग देते हैं। इन मामलात में हमें बहुत मोहतात होने की ज़रूरत होती है कि हम हर चीज़ को खोल खोल कर देखें। ये नहीं है कि बस कैजुअल तरीके से बातों को किया, कैजुअल तरीके से कामों को किया और ऐसे अपना वक्त जो है गुजार दिया। और हमारी फैमिली के जो कंसर्न्स होते हैं उनको एक, जिसे कहते हैं ना, इमेच्योर तरीके से नहीं उस पर बात करनी चाहिए। नहीं मुझे पता है कुछ नहीं होगा, नहीं मुझे पता है वो ऐसा नहीं है, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। हमें बाकायदा पूरा रिसर्च बेस्ड तरीके से बात को लेना चाहिए और क्रिटिकली देखना चाहिए कि भाई मैं अगर घर वालों से लड़ती रहती हूँ और मेरी अम्मी कह रही है बेटा तुम्हें ऑलरेडी गुस्सा आता है और तुम्हारी सास तो मुझे बहुत स्ट्रिक्ट सी लग रही है, तुम्हारी तो हेड ऑन होगी हर वक्त, हम कहते हैं नहीं 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 मैं बर्दाश्त कर लूँगी। नहीं, हाँ अगर आपको वाकई लगता है कि ऐसा मसला है तो आप कह सकते हैं कि अच्छा जी फिर मैं ऐसे करती हूँ कि मैं किसी काउंसलर के पास जाती हूँ या मैं कोई वर्कशॉप्स अटेंड करती हूँ और मैं एंगर मैनेजमेंट सीखती हूँ। मैं पहले आप लोगों के साथ अपने एटीट्यूड को ठीक करती हूँ, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे। यानी फिर आप अपने आप को इक्विप करते हैं ना, आप कोई ऐसे सुहाने ख्वाब ना देखते हैं ना लोगों को दिखाते हैं। हम जब कहते हैं ना पता नहीं क्यों मेरे वालिदैन मुझे ट्रस्ट नहीं करते, हाँ एक लड़का है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं अपनी उठा रहा, काम ही नहीं करता, हर जगह जो कारोबार शुरू करवाओ पैसे डुबो देता है,
पढ़ाई के लिए बिठाओ तो फेल हो जाता है, कभी एक चीज़ में एडमिशन लेता है, कभी दूसरी में एडमिशन लेता है। अब वो कह रहे हैं मैंने शादी करनी है, माँ बाप कहते हैं बेटा तुम अपने पाँव पे तो खड़े हो जाओ, आप मेरी शादी करें, देखें मैंने अभी वो पैसे क्यों लगाए हैं, मैं कर लूँगा। नहीं, फिर आप एक साल प्रूव करें उस चीज़ को कि जी यस आई कैन डू इट, मैं ये काम जो है बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। सो अ गुड डिसीजन अबाउट अ मैरिज पार्टनर क्या है? वन दैट इज गुड टुडे, a month from now, 10 years from now, and still good on 25th और 50th एनिवर्सरी। यानी आपको वो पूरे पोटेंशियल्स के साथ देखना है कि जो मैं फैसला करूं वो बस ये नहीं कि अभी शादी हो जाए बाद में देखा जाएगा। बाद में हैप्पीली एवर आफ्टर नहीं होता, बाद में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जिनको एड्रेस करने की जरूरत होती है। अब इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हम एक स्टेप थोड़ा आगे चलेंगे और हमने देखना है कि हमने किन बातों को मैच करना होता है। अभी तो मैंने आपको बहुत से रेड फ्लैग्स वाली चीज़ें बताई हैं और फिर कुछ ऐसे एरियाज डिफाइन करके बताए हैं जिनके मामले में हमें मोहतात होना होता है शादी करते हुए। लेकिन अब हम देखेंगे कि वो कौन सी कोर वैल्यूज़ हैं जिनकी तरफ हमने बढ़ना होता है, किन को मैच करना होता है। मैचिंग क्राइटेरिया में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत फ़ायदा देती हैं। जैसे इंटेलेक्ट को मैच करना चाहिए। इंटेलेक्ट का मतलब एजुकेशन नहीं है, इंटेलेक्ट का मतलब ये है कि जो एक आपकी जीन्स के अंदर वो एक आईक्यू का पैकेज आया है ना, वो कैसा है, कितने शार्प हैं आप। कुछ लोग आप देखेंगे स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, मतलब इतने एजुकेटेड नहीं होते लेकिन बड़ा वजन रखते हैं अपनी बात में, अपने मामलात में बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो होते हैं उनके साथ बहुत डिफ़िकल्टी होती है कि कोई भी बात नहीं की जा सकती, वो बात बात पे चोबे देना शुरू कर देते हैं। और कुछ लोगों के साथ कोई भी गुफ्तगू करना बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस हो जाता है।